Hello students, welcome to MEC, Meta Education Channel, where you can change the way of your learning and understanding. Well, in my last video, we discussed about Gauss law, that electric flux through any closed surface is 1 by epsilon naught times net charge enclosed by that surface. And today, we will focus on its applications. So let's begin it. Here is our first application, calculation of electric field due to infinite long charged wire. अब यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही लंबी infinite long wire है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पड़ा है and I want to calculate electric field due to this entire wire at any point से P जिसका वायर से डिस्टेंस होगा R. अब मैं एक एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पॉइंट पे कैलकुलेट करूंगा नहीं, ऐसे तो मुझे सारा दिन लग जाएगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करता रहूंगा क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, कितना चार्ज होगा जस्ट इमेजिन. सो देयर मस्ट बी सम अनदर वे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंटायर वायर एंड फॉर दिस वी विल यूज गॉस लॉ एंड अकॉर्डिंग टू विच फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू surface integral of electric field and can also be calculated as 1 by epsilon naught time net charge enclosed by the closed surface. अब अगर मुझे इस पूरी वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पे तो वी हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स. इसी में नहीं, अगली जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उसमें भी यही 3 स्टेप्स फॉलो होंगे. सो स्टेप नंबर 1 इज selection of Gaussian surface. Well, Gaussian surface क्या है? एक ऐसी सरफेस जो अपने अंदर चार्ज इनक्लोज करेगी एंड इट मस्ट बी सिमेट्रिक, मतलब उसके सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए. एंड फॉर दिस केस our Gaussian surface is cylindrical in shape. अब देखो, imagine this is a charged wire और इसे मैंने सिलेंडर के सेंटर पे रखा है like this. Now every point on this cylinder is equidistant from the wire. सभी का डिस्टेंस कितना होगा वायर से? देखो यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे सभी का डिस्टेंस कितना होगा? जितना सिलेंडर का रेडियस. तो अगर सभी पॉइंट का डिस्टेंस सेम है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पे क्या होगी? सेम. ऐसी सरफेस ही तो हमें चाहिए. एंड वन मोर थिंग, आपने जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो पॉइंट गॉसियन सरफेस के ऊपर होनी चाहिए. अब अगर मुझे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो ये जो हमारी गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस कितना होना चाहिए? जितना इस P पॉइंट का डिस्टेंस, लाइक दिस. अब यहाँ पे देखो, मेरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का रेडियस और इस पॉइंट P का डिस्टेंस दोनों क्या है? सेम. तभी ये P पॉइंट इस सरफेस पे लाई कर रहा है ना. नाउ स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस फर्स्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला. And then calculating same by using this formula. पहले हम इस फॉर्मूले से इस सरफेस की फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर इस फॉर्मूले से. स्टेप नंबर 3, इक्वेट बोथ द फ्लक्स. इन दोनों फ्लक्स को हम इक्वेट करेंगे बिकॉज अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये दोनों फ्लक्स क्या होंगी? इक्वल. और जैसे ही आप इन दोनों को इक्वेट करोगे यू विल गेट योर आंसर. सो लेट्स फॉलो दिस स्टेप्स टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. बट बिफोर दैट, क्या मैं ये पूरा चार्ज इस वायर पे काउंट कर सकता हूँ? नो, इट इज अ मैक्रोस्कोपिक बॉडी, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, चार्ज कैसे काउंट कर सकता हूँ? बट यू गाइज नो दैट at macroscopic levels
चार्ज हैव कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज वायर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब जिन बच्चों को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पता, वो मेरी लेक्चर नंबर 5 की वीडियो को जरूर देखें। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नाउ in case of wire, charges have linear charge distribution. So let lambda is linear charge density, which is equal to charge per unit length. इसका सिंपल मतलब 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज होगा लैम्डा, तो 2 यूनिट लेंथ पे कितना होगा 2 लैम्डा चार्ज। ऐसी 3 यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा 3 लैम्डा। तो कितनी भी बड़ी लेंथ हो वायर की, आई विल कैलकुलेट चार्ज ऑन इट जस्ट मल्टीप्लाइंग इट बाय लैम्डा। नाउ लेट्स कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P by following these steps. So step 1, selection of Gaussian surface, that has already done. Gaussian surface हमने ड्रॉ कर ली है। तो स्टेप 2 से शुरू करते हैं। स्टेप 2 क्या है, इस गॉसियन सरफेस में से फ्लक्स कैलकुलेट करनी है, पहले इस फॉर्मूले से फिर इस फॉर्मूले से। सो फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ our Gaussian surface consists of 3 parts. First, top circular face, second, bottom circular face, and third is curved circular surface. तो 3 surfaces हैं, टॉप का सर्कुलर पोर्शन, बॉटम का सर्कुलर पोर्शन और तीसरा है हमारा कर्व्ड सरफेस। सो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस कैन बी रिटन एज सम ऑफ फ्लक्स थ्रू दीज 3 surfaces. So I can write total flux as flux through first surface, flux through second surface plus flux through third surface. And this ds1, ds2 and ds3 are small area elements on your surfaces like this. यहाँ पे है ds1, यहाँ पे है कहीं पे ds3 और यहाँ पे है ds2। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल पता होना चाहिए हर सरफेस के लिए। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बाहर की तरफ, लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे। नाउ एट ds1 एरिया एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर लाइक दिस। सो एंगल बिटवीन देम इज 90, तो इस केस में थीटा आया हमारा 90। ds2 की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर लाइक दिस। सो इस केस में भी थीटा की वैल्यू आई हमारी 90 डिग्री। एट ds3 इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन और एरिया वेक्टर वो भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब अलोंग आ जाएगा ना इसके परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की तरफ। तो ds3 वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब थीटा की वैल्यू आएगी 0। सो यहाँ पे अब इंटीग्रल ई ds1 कॉज ऑफ थीटा, और फर्स्ट फेज के लिए थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारी 90 डिग्री, प्लस इंटीग्रल ई ds2 सेकेंड फेज के लिए थीटा की वैल्यू अगेन 90 प्लस थर्ड सरफेस ई ds3 थर्ड सरफेस के लिए थीटा 0, तो यहाँ पे आ गया cos 0। नाउ cos 90 होता है 0, तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल होगी, इसका तो कोई काम ही नहीं रहा, क्योंकि cos 90 0 है, ये भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, और cos 0 होता है हमारा 1। तो वी आर लेफ्ट विथ फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई ds3 cos 0 की जगह तो 1 आ गया। अब
थर्ड सरफेस कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हमें पहले ही पता थी, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी और अंदर बचा ds3 का इंटीग्रल। अब ds3 की इंटीग्रेशन हमें क्या बताएगी, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि देखो ds3 एरिया एलिमेंट कहाँ पे पड़ा है, कर्व्ड सरफेस पे पड़ा है, तो अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा वो मुझे क्या बताएगा, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, जो किसके इक्वल होता है 2πrl, वेयर r इज रेडियस और l क्या है यहाँ पे, इस सिलेंडर की लेंथ। सो दिस इज योर फ्लक्स। अब अगला काम क्या था, हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फ्लक्स कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए पहले मुझे नेट चार्ज चाहिए कि गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है। अब गॉसियन सरफेस के अंदर जितनी वायर होगी उतना ही वो चार्ज इनक्लोज करेगा। अब अगर सिलेंडर की लेंथ L है तो इसके अंदर पड़ी वायर की लेंथ भी L होगी, बाकी वायर तो बाहर होगी। और यहाँ पे हमने देखा कि 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा, तो L यूनिट पे कितना होगा, लैम्डा इंटू L। सो दिस इज योर नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स कितना आ गया, 1/ε0। नेट चार्ज कितना है हमारा, लैम्डा L। दिस इज योर नेट चार्ज जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है। नाउ स्टेप नंबर 3, इन दोनों फ्लक्स को क्या करना है हमने, इक्वेट, क्योंकि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों फ्लक्स आपस में क्या होंगी, इक्वल। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get this is equal to 1/ε0 lambda L। ये L के साथ L कैंसिल और E की वैल्यू आई लैम्डा बाय 2πε0 इंटू R। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन की हेल्प से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूं किसी इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर की एट एनी पॉइंट P जिसका डिस्टेंस कितना है R। सो फ्रॉम हेयर E इज योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। सो विद इंक्रीज इन डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होती जाएगी, लाइक दिस। जैसे जैसे R बढ़ रहा है E क्या हो रही है, कम हो रही है। एंड वन मोर थिंग, क्या ये एक्सप्रेशन आपकी गॉसियन सरफेस की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, मुझे तो कहीं पे L दिख नहीं रहा। इसका मतलब चाहे मैं गॉसियन सरफेस छोटी लूं चाहे मैं गॉसियन सरफेस बड़ी लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कई बच्चों को ये डाउट होता है कि अगर सर इसको और बड़ी ले लेते तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती, तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गॉसियन सरफेस की लेंथ पे तो डिपेंड करेगा। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट एप्लीकेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही बड़ी शीट है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज चार्ज हैव सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। So let sigma be your surface charge density, that is charge per unit area। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा आपका, सिग्मा चार्ज होगा। तो अगर 2 यूनिट एरिया में कैलकुलेट करना है तो वो कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा। ऐसे ही जितना मर्जी एरिया हो, आई विल कैलकुलेट चार्ज ऑन इट जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग इट विद सिग्मा, ठीक है जी। अब वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इंटायर शीट एट एनी पॉइंट P जिसका डिस्टेंस होगा R। एंड फॉर दिस वी विल फॉलो द सेम स्टेप्स जो हमने पिछली एप्लीकेशंस में किया था। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या था, हमें गॉसियन सरफेस चाहिए और चार्ज्ड शीट के केस में भी जो हमारी गॉसियन सरफेस होगी वो
सिलेंड्रिकल शेप में ही होगी, जिसकी लेंथ होगी 2r, लाइक दिस। दिस इज योर अगेन गॉसियन सरफेस जो सिलेंड्रिकल शेप में है, और इसकी लेंथ कितनी होगी 2r, यहां से यहां तक भी r और यहां से यहां तक का भी r, क्योंकि ये पॉइंट हमने कहां पे लेना होता है, सरफेस के ऊपर। और लेट करते हैं कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है a। तो जो एरिया शीट का सरफेस के अंदर आ रहा है उसका एरिया भी कितना होगा a, और इस फेस का एरिया भी कितना होगा a। नाउ स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स थ्रू दी सिलेंड्रिकल सरफेस। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, एंड अगेन हमारी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगी, S1, S2 और तीसरी जो हमारी कर्व्ड S3। तो टोटल फ्लक्स फिर वैसे ही लिखेंगे हम, E डॉट ds1, E डॉट ds2, E डॉट ds3। अब यहां पे डॉट प्रोडक्ट है, तो हमें सबसे पहले एंगल फाइंड करने होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में तीनों फेसेस के लिए। तो ds1 वाला होगा यहाँ पे S1 पे, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा ऐसे, और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी लाइक दिस, यहाँ से इस साइड पे और यहाँ से दूसरी साइड पे ऐसे बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में ऐसे बाहर की तरफ होगी और एरिया वेक्टर भी हमारा ऐसे बाहर की तरफ है। तो S1 सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 0। अब S2 सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और हमारा एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर। तो इस केस में थीटा कितना आ गया, अगेन 0। और थर्ड जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस की बात करें अगर यहाँ पे मैं ले लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यहाँ पे ही है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर लाइक दिस। तो इस केस में थीटा आ गया हमारा 90 डिग्री। तो फर्स्ट और सेकंड फेज के लिए थीटा 0 है और थर्ड फेज के लिए थीटा कितना हो गया 90। तो इसे फर्दर लिखते हैं अब, S1 इंटीग्रल E ds1 cos S1 सरफेस के लिए थीटा कितना हमारा 0 प्लस इंटीग्रल E ds2 सेकेंड फेज के लिए भी थीटा कितना है हमारा 0, तो यहाँ पे आया cos 0 प्लस इंटीग्रल S3 E ds3 cos थर्ड सरफेस के लिए थीटा कितना है हमारा 90। अब cos 90 कितना होता है 0, तो ये टर्म तो होगी 0, और cos 0 कितना होता है 1। तो टोटल फ्लक्स क्या बन गई हमारी, इंटीग्रल E ds1 प्लस इंटीग्रल E ds2। अब यहां किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो चार्जेस से इस एरिया के हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होगी। सिमिलरली इस फेस की बात करें, हर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो शीट से क्या है सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे भी कांस्टेंट होगी। तो दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी। और इन दोनों एरिया एलिमेंट्स का अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, S1 और S2 का टोटल एरिया, और दोनों का एरिया किसके इक्वल था हमारा A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे आ गया E इंटू ए प्लस E इंटू ए, दैट इज 2 टाइम्स E इंटू ए। सो दिस इज द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। अब हम दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स। Now flux is 1 by epsilon naught times net charge enclosed by the Gaussian surface। अब ये Gaussian surface कितना चार्ज इनक्लोज करेगा, जितना इस शीट का एरिया Gaussian surface के अंदर आ रहा है। यहाँ का एरिया A था तो यहाँ का एरिया भी A है, तो ये शीट का A एरिया इस सिलेंडर के अंदर आ रहा है। तो A एरिया पे हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे।
तो हमने कहा था कि 1 यूनिट एरिया पे सिग्मा चार्ज है, तो ए एरिया पे कितना चार्ज होगा हमारा टोटल, सिग्मा ए। सो दिस इज योर नेट चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे क्यू नेट की जगह आ जाएगा हमारा सिग्मा ए। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 3। वो क्या था, दोनों फ्लक्स को क्या करेंगे हम, इक्वेट। सो फ्रॉम 1 and 2, 2EA is equal to 1 by epsilon naught time sigma A। A से A कैंसिल, E की वैल्यू आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं कर रही, जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करना चाहते हो उस पॉइंट का डिस्टेंस भी इसके एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा। तो यहां से क्या कंक्लूजन मिलेगी हमें, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट हैव सेम वैल्यू एट एनी पॉइंट। तो ये शीट कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये दोनों एप्लीकेशंस अच्छे से समझ लगी हो। अगर लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना तो बनता है ना, और हाँ, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।